नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। और केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बचा है हमारे, फिर रहेगा फिजिक्स का एक टॉपिक, फिर हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो पोर्शन राजस्थान पुलिस में है उसको हमने कवर कर लिया। यानी 2 टॉपिक बचे हैं, 80% सिलेबस हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक हमारे हैं धातु, अधातु तथा उनके यौगिक, यानी मेटल एंड नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड। यानी धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, फिर उनको मिलाया जाए तो उनसे जो यौगिक बनेगा, धातु किसके साथ रिएक्शन करके अलग अलग प्रकार के यौगिक बनेंगे, हम उन सभी यौगिकों का अध्ययन करेंगे। और ये टॉपिक है जो मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए लिया क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। क्या होती है धातु? तो मैं धातु को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था परमाणु। तो अब तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ज्ञात कुल तत्व, ज्ञात कुल तत्व जो अब तक ज्ञात किए गए तत्व है 118। कितने तत्व है? 118 तत्व अब तक खोजे गए हैं। 3 और नए खोजे गए हैं, लेकिन उनको अभी एनसीईआरटी में ऐड नहीं किया गया है। और हमारे एग्जाम का सिलेबस एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उन 3 तत्वों के बारे में नहीं जानना है। हमें केवल इतना याद होना चाहिए, टोटल खोजे गए तत्व 118, यानी सॉरी कुल तत्व 118। अब मैं बात करूं इनमें से जो प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व का अर्थ है जो किसी के द्वारा नहीं खोजा गया, प्राकृतिक में मौजूद था, उन तत्वों की संख्या है 98। कितनी? 98। तो पीछे बचे 20 जो होते हैं कृत्रिम तत्व, यानी मानव द्वारा खोजे गए तत्व। कृत्रिम तत्व यानी कितने हैं? 20। तो टोटल कितने हो गए? 118। अब मैं बात करूं कि 118 में ये धातु क्या है, अधातु क्या है और उनसे बनने वाले यौगिक क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा धातु के बारे में। तो आपने अपने दैनिक जीवन में किन्हीं ठोस पदार्थ को छू के देखा होगा, जैसे लोहा, जो छूने पर एकदम ठोस या कठोर लगे, वो भी एक धातु हो सकती है। हम उनके सामान्य गुणधर्म पढ़ेंगे। तो धातुओं का जो सामान्य गुणधर्म है, उनमें से पहला गुणधर्म क्या रहेगा? यहां से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला गुणधर्म है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता। नाम से पता चल रहा है, आघात यानी पीट कर, वर्धनीय यानी वर्दी हो जाती है। यानी धातुओं का एक ऐसा गुण जिन्हें पीटने पर उनमें क्या हो जाती है? वर्दी हो जाती है। यानी पीट कर उसके आकार में वर्दी, यानी पीट कर उसके आकार में वर्दी। तो धातुओं का पहला गुण याद रखना है आघात वर्धनीय। आघात यानी पीटना प्लस वर्धनीय यानी वृद्धि। तो ये गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में। तो जैसे बात करूं मैं सोने की, जैसे मैं बात करूं चांदी की, साथ में इनका प्रतीक भी याद रखना। इनका प्रतीक होता है Ag, सिल्वर कहते हैं जिसे, अर्जेंटिनम यानी Au। तो आपने सुना होगा सोने की चादर चढ़ाई गई। तो सोना होता है जिनको पीट कर एक पतली चादर भी बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? पतली चादर, यानी पीट कर उसके आकार में परिवर्तन, या आप बोल सकते हो पतली चादर। पतली चादर भी बनाई जा सकती है। ये गुण पाया जाता है धातुओं में। किस में पाया जाता है? धातुओं में। तो धातुओं का पहला गुण याद रखना, आघात वर्धनीयता गुण किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, जिनमें से एक धातु नहीं होगी और 3 धातु होगी। तो आघात वर्धनीय का गुण किस में नहीं पाया जाता है? जो अधातु है उसमें नहीं पाया जाएगा। मैं दूसरे गुण की बात करूं, जो दूसरा गुण भी इंपॉर्टेंट है, तन्यता। ये क्या होता है तन्यता? तन्यता का अर्थ होता है किसी भी धातु को खींचकर एक पतले तार में परिवर्तित करना। यानी धातुओं को खींचकर पतले तार में परिवर्तित
परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो धातु में एक गुण है जो उनको आप खींचकर पतले तार में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे आपने अपने घरेलू जो तार होते हैं किसके बने होते हैं, कॉपर के। तो इसका उदाहरण याद रखना, कॉपर। कॉपर यानी तांबा, जिसे आप क्या कहोगे, Cu। इसके होते हैं घरेलू तार। घरेलू तार। तो दूसरा गुण कौन सा हो गया, तन्यता। पहला गुण हमने पढ़ लिया आघातवर्धनीय, दूसरा गुण याद रखना तन्यता। और मैं बात कर रहा हूं तीसरे गुण की जो इंपॉर्टेंट है, चमकदार। तो तीसरा गुण होता है चमक। तो इधर ध्यान देना, जो धातुओं में एक धात्विक चमक पाई जाती है, क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। तो धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार। क्यों होती है, क्योंकि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी जैसे आप इसमें भी आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे सोना देखा होगा आपने, चांदी देखी होगी, तो ये सब क्या होती है, चमकीली होती है। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। मैं आगे गुण की बात कर रहा हूं, जो अगला गुण है ध्वनिक गुण। इंपॉर्टेंट है ध्वनिक, नाम से पता चलना चाहिए, ध्वनिक गुण। ध्वनिक का अर्थ होता है जब धातु किसी अन्य वस्तु से या किसी अन्य धातु से टकराती है। जब धातु किसी अन्य वस्तु या किसी धातु से टकराती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे क्या क्या कहा जाता, ध्वनिक। यानी सतह आपस में टकराने पर, सतह आपस में टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप मंदिर वगैरह कहीं जाओ तो देखना, जो घंटा लगा होता है वो पीतल का बना होता है। और एग्जाम में पूछा भी गया है, जो पीतल है जो किन किन मिश्र धातुओं से बनी है, ये पूछा गया क्वेश्चन, पीतल। तो याद रखना तांबा तथा जिंक, याद रखना शॉर्ट ट्रिक पीताजी। पी का अर्थ हो जाएगा पीतल, जो किससे किससे बना होता है, ता यानी तांबा, जा यानी क्या हो जाएगा, जिंक। यानी तांबा तथा जिंक से क्या बना होता है, पीतल, जो मिश्र धातु है। एक क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु है जो दो धातुओं से बनी होती है, अलग अलग मिश्रण, दो अलग अलग धातुओं के प्रतिशत से बनने वाले को आप मिश्र धातु बोल सकते हो। तो हमने चौथा गुण पढ़ लिया ध्वनिक, यानी धातु आपस में किसी अन्य सतह से टकराने के कारण एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे याद रखना उदाहरण पीतल, जो मंदिरों में लगा होता है। अगला मैं पांचवें गुण की बात करूं तो जो धातुएं होती है विद्युत तथा ऊष्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत तथा ताप बोल सकते हो आप। पांचवा गुण है चालकता, यानी आप सुचालक ले सकते हो, सुचालक। इनमें जो अपवाद है वही इंपॉर्टेंट है। धातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक। जो विद्युत का सुचालक होगा वह ऊष्मा का भी क्या होगा, सुचालक। तो धातुएं सामान्यता वर्ड क्यों आया है, यानी सभी नहीं होती है, एक आध अपवाद हो सकता है। धातुएं सामान्यता विद्युत की सुचालक, विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है।
अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो विद्युत का सर्वाधिक चालन करती है, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सबसे आसानी से होता है। और विद्युत धारा हमने फिजिक्स में पहला टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी चालक तार में प्रति सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन यानी जितने आवेश यानी प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो उदाहरण याद करना है Ag यानी सिल्वर। अब इसमें विद्युत धारा का सबसे अधिक प्रवाह होता है, फिर भी इनका उपयोग तारों में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक तो हाई कॉस्टली होती है और चोरी का डर भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए कौन से तार लिए जाते हैं वहाँ पे, कॉपर के तार ले लिए जाते हैं। तो एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता है विद्युत चालकता के आधार पे। तो एक तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा Ag, Cu, Au और Al। ये क्रम में याद रखना, सबसे आगे आएगा Ag, Cu, Au, Al और यहाँ आ जाएगा W, जिसे बोला जाता है टंगस्टन। मैं बात करूं Ag यानी इसे कहा जाता है सिल्वर। अगर सिल्वर उपयोग में नहीं लिया जाता है तो उसके स्थान पे आपका दूसरा ऑप्शन करना है कॉपर। और आपको कॉपर भी ऑप्शन में नहीं आए तब करना है आपको सोना, और सोना भी ऑप्शन में नहीं मिले तो चौथे स्थान पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और ये भी नहीं ऑप्शन में आए तो फिर आता है टंगस्टन। क्या आता है, टंगस्टन। तो टंगस्टन से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप सबने पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ाया है। टंगस्टन जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है तंतु, तो वो तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का। और एग्जाम में पूछा जाता है इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, तो आपको इसका गलनांक याद रखना है 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस ये तो होता है सामान्य एक बल्ब के तंतु का गलनांक। अगर मैं बात करूं रक्त तप्त स्थिति यानी एकदम हायर कंडीशन यानी उच्च ताप पर, यानी एकदम जितना अधिक हो सकता है उस ताप पर मैं बात करूं तो ये कितने पे जा सकता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस ये होता है तप्त स्थिति में। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया, तप्त स्थिति। तो आपको याद रखना है टंगस्टन का जो बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका प्रतीक होता है W और इसका जो गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस ये तो होता है नॉर्मली। और अगर पूछ लिया जाए कितना हो सकता है तप्त स्थिति में, तो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस आपको ऑप्शन में मिलेगा। वहां आपको साथ में 3500 भी मिलेगा, लेकिन 3500 नहीं करना। और यहां जो धातु आई है एक एल्यूमिनियम, इसी से भी फैक्ट बनते हैं। कौन सा बनता है इधर ध्यान देना, जो एल्यूमिनियम है एक स्वयं परत का कार्य करती है, स्वयं परत का कार्य करती है। परत का कार्य यानी परत का कार्य कैसे, सभी धातुओं के ऊपर जैसे लोहा है तो उस पर जंग लगने को बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इसी परत को कहते हैं, यानी इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, या एनसीईआरटी लैंग्वेज में बोले तो यसद लेपन आपको लिखा हुआ मिलेगा कभी कभार, यसद लेपन। अब मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर किसी भी परत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम खुद एक परत का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, परत का कार्य। इसीलिए आजकल ज्यादातर दरवाजे एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो धातुओं का क्रम था ये याद रखना है, चालकता का क्रम। तो हमने 5 गुण पढ़े धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालन। और ऐसी कौन सी धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत का चालन नहीं करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लेड। ये एक अपवाद है जिसे पीबी बोला जाता है, लेड, या इसे कहा जाता है शीशा। क्या कहा जाता है, शीशा। तो 5 गुण हमने पढ़ लिए जो धातु होती है विद्युत की सुचालक। और 6ठे गुण की ओर मैं बढ़ रहा हूं आगे। जो धातुएं होती है, 6ठा गुण सामान्यता क्या होती है, कठोर होती। क्या होती है, कठोर। धातुएं
सामान्यतः का अर्थ हुआ कि सभी नहीं होती, एक दो उसमें अपवाद आपको मिलेंगे। अगर मैं यहाँ लिख देता सभी धातुएं कठोर होती है, तो ऑप्शन में धातु के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें कंफ्यूजिंग हो जाते। तो वहां होगा धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, सभी नहीं होती है। धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है। यानी कठोर होने का अर्थ है धातुएं हैं जो सभी मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था। कहां पाई जाती है धातुएं, ठोस अवस्था। लेकिन आपने सुना होगा पारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारा, जिसका प्रतीक याद रखना Hg, परमाणु क्रमांक याद रखना 80, अन्य नाम याद रखना मरकरी। ये मरकरी एक धातु है, लेकिन ये कमरे के ताप पर, एग्जाम में पूछा जाता है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन हमने तो धातुओं का गुण पढ़ा, जो धातुएं होती हैं सामान्य रूप से कठोर यानी ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन याद रखना है पारा है जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा भरा जाता है थर्मामीटर में, वायु दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं जो धातुएं होती कठोर होती है, लेकिन आपने सुना होगा सोडियम और पोटेशियम, अक्सर इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सी धातुएं हैं जिन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो धातुएं कठोर होती है लेकिन ये नरम होती है। क्या होती है, नरम, यानी इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। अभी तक हम पढ़ रहे हैं धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म। मैं अगले गुणधर्म की ओर बढ़ता हूँ। 6 हमने पढ़ लिए, कठोर होती है धातुएं। तो आपने सुना होगा धातुएं कठोर होती है, तो साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ 7वां, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक याद रखना। सामान्यता, फिर इसमें वर्ड यूज करेंगे हम, सामान्यता यानी सभी धातुओं का नहीं होता है, और अपवाद ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। मैं बात करूं धातुओं का गलनांक, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, सामान्यता यूज करेंगे हम यह वर्ड। सामान्यता होता है उच्च। क्या होता है, उच्च होता है। जो धातुएं होती है उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन 2 धातुएं ऐसी याद रखनी और इंपॉर्टेंट है अपवाद के रूप में। आपने सुना होगा सीजियम, और आपने ये भी सुना होगा गैलियम। ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आप हथेली में लेते ही वाष्प बनके उड़ जाती है, यानी इनका गलनांक बिंदु बहुत ही कम है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, गलनांक उच्च होता है, लेकिन ये क्या हो गए, अपवाद। यानी यहां लिखना पड़ेगा ये दोनों धातुएं हैं, जो ये दोनों धातुएं जो हथेली में लेते ही, हथेली में लेते ही पिघल जाती है, पिघल जाती है। इनका ये गुण होता है क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, 5वां पॉइंट, जिसमें ये पढ़ा था धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन एक लेड हमने पढ़ा था विद्युत का सुचालन नहीं होती है। अगला गुण पढ़ेंगे, धातुएं होती हैं जो क्रियाशील होती हैं। क्या होती है, 7 गुण पढ़ लिए। 8वां गुण ये है कि जो धातुएं होती है क्रियाशील होती है। 8वां गुण है क्रियाशील।
क्रियाशीलता बोल सकते हो आप। जो धातुएं होती है सामान्य रूप से क्या होती है, क्रियाशीलता होती है, यानी वायु की उपस्थिति में इन्हें खुला छोड़ने पर उसके ऊपर एक ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। तो इसमें भी हम यूज करेंगे सामान्यतः, यानी सभी धातुएं नहीं होती है, प्रत्येक पॉइंट में एक अपवाद है, वहीं से क्वेश्चन उठेगा। तो मैं बात करूं क्रियाशीलता की मैं बात करूं तो धातुएं सामान्यतः क्रियाशील होती है। क्या होती है, क्रियाशील होती, धातुएं सामान्यतः क्या होती है, क्रियाशील। लेकिन याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सी धातु है जो न्यून क्रियाशील है, जिसे मुक्त अवस्था में पाई जाती है धातु, वो होती है सोना। याद रखना, निष्क्रिय धातु भी बोल सकते हैं, वैसे निष्क्रिय गैसें होती है उनमें अलग बात है। ये जो Au है और इसके साथ आप Ag भी ले सकते हो, ये जो है प्लेटिनम भी ले सकते हो, ये तीन है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था, ये धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना तीन धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है यहाँ पे फैक्ट के रूप में, जो Ag है जिस प्रकार अम्लों का राजा होता है उसी प्रकार धातुओं का क्या होता है, राजा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है धातुओं का राजा, तो आपका आंसर होना चाहिए सोना। तो क्रियाशीलता और सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन सी धातु है, इससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखनी है एक सक्रियता श्रेणी, वो मैं दूसरी बार बता रहा हूं, K NaCa Mg Al Zn Fe Pb H Hg Ag Au, ये है जो इनमें एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन इनमें जो सबसे ऊपर आती है वो होती है क्रियाशील धातुएं। क्या होती है, क्रियाशील धातुएं, यानी जहां पे ये पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जो टॉप 4 धातु है यानी टॉप 4 धातु है जो क्या होती है, क्रियाशील। क्या होती है, क्रियाशील। तो एग्जाम में पूछा जाता है सोडियम तथा पोटेशियम, अक्सर ये दो ही आते हैं। अगर आप 12th क्लास की पढ़ो एनसीईआरटी तो यहां पे आता है लिथियम। क्या आता है, लिथियम, लेकिन हमें एनसीईआरटी 10th के अनुसार ही हमारा सिलेबस। तो अब बात करूं मैं, जो पोटेशियम है और सोडियम है, ये अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इन्हें कहां रखा जाता है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इन्हें रखा जाता है केरोसिन या आप बोल सकते हो मिट्टी के तेल में। कहां रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। तो अगर इनको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या क्या पकड़ सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। क्या पकड़ सकते हैं, आग। तो इस प्रकार हमने जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी धातु है जो किन के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब मैं बात कर रहा हूं धातुओं के भौतिक गुणधर्म की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, भौतिक हमने पढ़ लिए थे। रासायनिक गुणधर्म में पहला है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जो धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, तो मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में इसकी प्रकृति पूछी जाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज यानी जो बनता है वो किस प्रकृति का बनता है। तो धातु को लेना है, तो कोई धातु ले लेता हूं मैं। पहले तो इसकी थ्योरी लिख रहा हूं, धातु और साथ में कौन लेना है, ऑक्सीजन। क्या लेना है, ऑक्सीजन। तो जो भी बनेगा धातु प्लस ऑक्सीजन यानी धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड यानी धातु प्लस ऑक्सीजन। तो मैं कोई भी धातु ले रहा हूं, यानी मैं सबसे पहले ले रहा हूं मैग्नीशियम की धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
यानी यहाँ अगर 2 से गुणा करूँ तो यहाँ भी कितने से 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2MgO। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है धातु ऑक्साइड की प्रकृति, यानी ये क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो या उदासीन। तो आपको हमेशा याद रखना जो धातु ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति। यानी जो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसकी प्रकृति हमेशा क्या होगी? क्षारीय होगी। जैसे मैं एक और धातु ले रहा हूँ, जैसे आपने ले लिया कैल्शियम और इसके साथ ले लिया O2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो 2CaO, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षारीय। तो एग्जाम में सीधा फैक्ट के रूप में पूछा गया क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो इतना ही आंसर होना चाहिए क्षारीय प्रकृति। तो धातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म यह है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो एक धात्विक ऑक्साइड बनाती है और उसका प्रकृति यानी उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, यानी ये क्षार की तरह व्यवहार करती है। और अगर नए हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाके अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर वहाँ देख के आपको पता चल जाएगा क्षार क्या होता है पूरा विस्तार से। तो मैं दूसरा गुण बताने जा रहा हूँ रासायनिक, कि धातु की अम्ल के साथ, इंपॉर्टेंट है ये वाला, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस मुक्त होती है, केवल इतना ही पूछा जाता है। तो हम सिद्ध करेंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होती है। तो आपने कोई भी धातु ले ली, उसके साथ लेना है अम्ल, धातु प्लस अम्ल, तो बनेगा लवण और गैस रिलीज होगी वो होगी H2। तो मैं जैसे कोई भी धातु ले रहा हूँ, जिंक धातु मैंने ली है और एक अम्ल लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4, और इसकी अभिक्रिया करवाई तो बना है ZnSO4। और कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। यानी धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब मैं बात करूं अगर धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, धातु की जल के साथ, तीसरा है जो धातु की अगर जल के साथ, धातु की जल के साथ, यानी जैसे मैग्नीशियम आपने धातु ले ली, इसकी आप करवा रहे हो जल के साथ, तो MgOH होल ट्वाइस, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे जो ये प्राप्त होगा, किसी भी धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, यानी धातु को जल में डाला जाए, तो जो भी बनेगा क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार। क्या बनेगा? क्षार बनेगा। और ये जो क्षार है MgOH होल ट्वाइस, इसे बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे बोला जाता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो पेट की अम्लता को क्या करता है? पेट की अम्लता को दूर करता है। पेट की अम्लता, यानी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एसिडिटी। क्या कहा जाता है? एसिडिटी। तो हमने धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है, पहला हमने पढ़ा धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है और उसकी प्रकृति हमेशा क्या होती है? क्षारीय होती है। फिर हमने पढ़ा जब धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में क्या बनता है? लवण बनता है। फिर हमने पढ़ा धातु की जल के साथ रिएक्शन, तो जो क्षार बनता है अलग अलग प्रकार के, सभी प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार कोई भी बन सकता है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आ धातुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
फिर आगे आगे आने वाली क्लासों में हम अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण जिस तरह धातुओं के पढ़े उसी तरह हम पढ़ेंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अधातुओं की, यानी जिसे आप नॉन मेटल कहते हो, यानी अधातु। जो ये अधातुएं होती है, जो पहला पॉइंट याद रखना, विद्युत की कुचालक और ऊष्मा की भी क्या होती है, कुचालक। तो जो अधातुएं होती है, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक क्या होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक। यानी अधातु में किसी भी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे इसमें जो अपवाद है वही याद रखना, अपवाद और इम्पोर्टेंट है। अपवाद ग्रेफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने कार्बन तथा कार्बन के अप्रूव में पढ़ा। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करती है, विद्युत का चालन करती है। तो अपवाद हो गया। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। जो हमारी सीसा पेंसिल होती है उसमें मुख्यतः क्या होता है, ग्रेफाइट। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सीसा पेंसिल में सीसा, तो आपका आंसर होना चाहिए 0%। उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। फिर मैं बात करूं जो धातुएं होती है, जो गैस अवस्था में भी पाई जा सकती है, गैस व द्रव में पाई जाती है। यानी जो धातुएं है जो गैस अवस्था में भी पाई जाती है और द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। तो एग्जाम में अब पूछा जाता है ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ब्रोमीन। क्या याद रखना, Br, यानी ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर कहाँ पाई जाती है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी गैस व द्रव दोनों अवस्था में पाई जाती है। और जैसे मैं बात करूं अधातु की, तो ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगला गुण है अधातुओं का, जो अधातु होती है, अधातु, इसमें जो हमने अभी पढ़ा था विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन एक फिर बता देता हूँ, ग्रेफाइट वापस, ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो जिस प्रकार जो धातुओं के गुण हैं उसी के विपरीत किसके गुण होंगे, अधातुओं के। तो एक और है अधातु फास्फोरस, नाम सुना होगा फास्फोरस, जिसको रखा जाता है, जिसे पानी में रखा जाता है। ये पूछा जाता है, जिसे पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। ये भी एक अधातु है। और अधातु में उदाहरण याद रखना मुख्य रूप से है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये सभी अधातुएं मुख्य रूप से, सभी गैसें लगभग ले सकते हो। फास्फोरस, और अगर मैं बात करूं लाल फास्फोरस की मैं बात करूं, लाल फास्फोरस जिसका उपयोग किया जाता है दिया सलाई में, कहाँ उपयोग किया जाता है, दिया सलाई में। तो फास्फोरस जिसे पानी में रखा जाता है, ये भी अधातु है। हमने पढ़ा था धातुएं चमकीली होती है, लेकिन इसके विपरीत अधातुएं चमकीली नहीं होती है। लेकिन एकमात्र अधातु होते हुए भी, इंपॉर्टेंट है, जो अधातु होते हुए क्या होती है, चमकीली, क्या होती है, चमकीली, उसे आप कह सकते हो कौन सी है वो, अधातु। तो याद रखना आयोडीन अधातु है, फिर भी इसमें धातुओं की तरह चमक पाई जाती है, यानी एक प्रकार का क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो आज की क्लास में हमने धातुओं के बारे में सामान्य जानकारी और धातुओं के भौतिक गुण पढ़े, यानी बाहरी कैसा दिखा, उनकी चमक, उनका आघात वर्धनीय, उन्हें तन्यता। फिर हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किन के साथ अभिक्रिया करती है। और फिर हमने पढ़ा अधातु का सामान्य परिचय पढ़ा। और आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉर्मल हमने पढ़ ली है,
और आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।